औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का तीसरा सवाल भी आम हालात में तो शायद ये आम सा सवाल था, लेकिन ये इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है और क्योंकि ये भी पिछले सवाल की तरह सवाल नंबर 2 की तरह उसी से मिलता जुलता सवाल है, तो इसको भी आज हमने कोरोना की सीरीज़ में स्पेशल किया है, डाला है, ताकि जल्दी तक आपका इसका जवाब पहुंच सके और हमारे जो एक नई ये सोशल रिसेशन जो हमने आपको बताया था कि जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो साथ ही सोशल रिसेशन आता है और लोगों के अंदर भी ऐसी ऐसी इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं या इश्यूज़ हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं जो आगे पीछे हमें नज़र नहीं आते। तो यहाँ तक कि हमारे पास डेटा मौजूद है कि जब भी इकोनॉमिक रिसेशन दुनिया में आता रहा है उसके पीछे बाद तलाक़ों की शरह बड़ी बढ़ जाती है। तो क्योंकि ये उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हमने इस सवाल को इसी प्रायोरिटी की वजह से ये पहले आज डाला है। ये जो सवाल है ये कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने सवाल मुझसे पूछा है कि जी, थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन सवाल ये है कि मेरी वो एक टर्मिनोलॉजी वेस्ट में, जैसे पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया सवाल में, नार्सिसिज्म, ये एक वर्ड है गैस लाइटिंग का, कई लोग इसको शायद ना जानते हों। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये पूछ रही हैं मुझसे कि जी मेरी ओपिनियन क्या है, गैस लाइटिंग हमारे कल्चर में बढ़ती चली जा रही है उसके बारे में, इस्लामिक ओपिनियन, इस्लामिक इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये क्या है, व्हाट इज़ गैस लाइटिंग इस्लाम के हवाले से। पहले तो देखें सिंपल सी, फिर बात में मैंने पिछले सवाल में आपसे की है, ये वो टची सब्जेक्ट्स हैं कि अगर मैं इसके ऊपर घंटों क्या पूरे दिन के प्रोग्राम्स भी कर दूं ना साबित करके, क्योंकि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा रैशनल दिमाग दिया है कि मुझे गुस्सा तो चढ़ता है, जज्बात में मैं आ जाता हूँ, जज्बात में मैं उस वक्त आता हूँ जब मुझे यानी कि एक एरोगेंस नज़र आती है बिहेवियर में कि लोग सच को सुनना नहीं चाह रहे। जो मैंने पिछले सवाल में आपको बताया, नार्सिसिज्म का एक बिहेवियर ये होता है, जो हदीस मैंने आपको सुनाई, कि वो सच को रिजेक्ट करते हैं। यार मेरे सच को तुम रिजेक्ट कर दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जब आपको डिवाइन सच दे दिया जाए, हदीस कोट कर दी जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुरान पाक की आयत डाल, तो फिर उस पर तो चुप हो जाओ यार, उस पर भी नहीं होते। तो इसीलिए मेरा मुझ पर जो सवाल आते भी हैं तो मैं एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि लोग मुझसे सवाल पूछ भी इसीलिए वजह से रहे होते हैं कि मैं उसमें कोई इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करूँगा, अपनी ज़ातियत के हवाले से बात नहीं करूँगा। तो कई लोग हैं उनको ये पता नहीं गैस लाइटिंग क्या होती है, तो मैं पहले तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, वेस्ट ने क्या किया है, वेस्ट ने हर चीज़ को ना एक नाम दे दिया। अब ये एक मज़े की चीज़ है और शायद इस सवाल के जवाब के आखिर तक आपको नज़र आएगा कि कितना बड़ा हम फितनों के दौर से गुज़र रहे हैं और कैसे सच को गलत कह दिया गया या बना दिया गया है। देखें, ये जो गैस लाइटिंग है, जिन लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी, ये 1938 में एक ड्रामा आया था और 1944 में उसी ड्रामे पे एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था गैस लाइट। हॉलीवुड की पिक्चर है गैस लाइट, 1944 में। याद रखिए ये दौर कौन सा था, ये पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का टाइम था और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलमोस्ट शुरू हो रही थी। ये ड्रामा बना, और आपको पता है कि वक्त के साथ साथ कई चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है, और आपको पता है आप हज़ारों एग्जाम्पल्स ऐसी होंगी कि फिनोमिना बाद में आता है और उस फिनोमिना से 30, 40, 50 साल पहले उसके बारे में कोई फिल्म, कोई कार्टून, कोई रसाला, कोई आर्टिकल लिख दिया गया होता है। तो वो जहाँ पे लिखा गया होता है वो उसका आगाज़ होता है, और वो आगाज़ इसलिए किया जाता है कि अब हम ये कुछ करने लगे हैं, और वो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये 1944 की जो फिल्म थी गैस लाइट, इसमें उन्होंने एक ऐसा, और ये उसके बाद से देखिएगा हुआ क्या दुनिया में, पूरा सोशल सिस्टम टूटा है।
ये उसी दौर में टूटा। ये पिछले 20वीं सदी में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, फैमिली स्ट्रक्चर टूटने शुरू हुए हैं। आप जरा पूरे सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, इसमें मूवी में दिखाया गया था, इस मूवी में ये दिखाया गया है कि ऐसा एक हस्बैंड है जो कि मैनिपुलेट करता है अपनी बीवी को कि वो ये मान जाए कि वो पागल है। हस्बैंड जिसको शो किया गया मूवी में, वो एक मैनिपुलेटिव हस्बैंड है। उनके सबसे पहले तो लोगों को ड्रामे या मूवी के थ्रू ये बताया गया कि हस्बैंड भी मैनिपुलेट करते हैं और वो मैनिपुलेट करके क्या करेंगे चीज़, वो जनाब मैनिपुलेट करके अपनी बीवी को इस बात पे मनवा लेंगे कि वो पागल है। आप मुझे बताइए, कोई शख्स अपनी बीवी को पागल मनवाने की के क्यों मनवाए चाहेगा कि वो मान जाए? कोई वजह होगी तो मान करेगा ना। ये एक वाकया तो हो सकता है ना, ये एक एजेंडा तो हो सकता है कि जी मैंने जायदाद लेनी है, मैंने कुछ कराना है, मेरी बेगम ने कुछ किया है, मैंने साबित करना है ये पागल है, मेरी शादी है, मजबूरी है, मैं तलाक नहीं दे सकता, मैं साबित कर देता हूं कि ये पागल है। मैंने जनाब दूसरी शादी करनी है, मैं उस कल्चर में रहता हूं जहां पे परमिशन नहीं हो मैं शादी की, मैं ये कोर्ट में साबित कर देता हूं मेरी बीवी पागल। को वजह होगी ना। खाली आपने उस बीवी के साथ रहना है, आपको क्या मिलेगा कि आप उस रिश्तों को, उस बीवी को पागल साबित कर दें? ये है क्वेश्चनिंग जो हम लोगों ने छोड़ दी है। हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, मीडिया हमें दिखाता है, और हम उससे क्या होता है, उससे हम शक में मुब्तला हो जाते हैं कि हर खामंद ही ऐसा कर रहा होगा। तो ये बिगनिंग है, आगाज़ है 1944 इस टर्मिनोलॉजी का जिसे गैस लाइट कहते हैं। अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, या जो मेंटल डिसऑर्डर का मैनुअल है उसमें इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया। इस बीमारी को, ये बीमारी कही जाती है कि आप एक शख्स की परसेप्शन ऑफ रियलिटी को इस तरह डिस्टॉर्ट कर दें कि वो अपने ही बिलीफ्स को खुद क्वेश्चन करना शुरू कर दे, यानी कि उसको जो उसके करंट बिलीफ्स हैं उस पर शक हो जाए और वो मानना शुरू कर दे कि जो उसकी अपने बिलीफ्स हैं, जो उसकी रियलिटी की परसेप्शन है, वो गलत है। ये आसान अल्फाज में गैस लाइटिंग की डेफिनेशन। मुझे अब ये बताइए, अब ज़रा हौसला रखिएगा, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैस लाइटिंग उस फिनोमेना को कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं जहाँ पे एक शख्स या कोई चीज़, एक मीडियम लोगों किसी और शख्स की परसेप्शन ऑफ रियलिटी को इतना डिस्टॉर्ट कर दे कि वो जो बिलीव करते हैं उनको उस पर शक हो जाए। आप मुझे ये बताइए, पिछले 30-40 साल में जब से मीडिया आया है, मीडिया ने क्या किया? क्या मीडिया ने पूरी की पूरी दुनिया की परसेप्शन ऑफ रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं किया? आप मुझे चैलेंज करना चाहेंगे? मैं आपको साबित करूं कैसे किया। आप मुझे ये बताइए, क्या वो गैस लाइटिंग नहीं है? रॉन्ग सोशल वैल्यूज़ को डालना और उसको प्रमोट करना, क्या ये गैस लाइटिंग नहीं थी? बिजनेस कॉरपोरेशंस ने कैसे गैस लाइटिंग नहीं की? एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ऐसे ऐसे इश्तिहार आप देखें कि बीवी जनाब खामद को मार रही है, बदतमीज़ी कर रही है, ड्रामों के अंदर जनाब अफेयर्स चल रहे हैं। क्या ये हमारे कल्चर में ऐसा दुनिया में होता था? क्या ये हमारी जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी थी एज मुस्लिम्स, क्या मीडिया ने उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया? आज ख़वातीन की जो मूवमेंट्स चल रही हैं, जो घरों के हालात हैं, जो माँ बाप बच्चियाँ काम करती फिर रही हैं, जो कि 30 साल पहले तक काम नहीं करती थीं, उनको
अच्छा नहीं समझा जाता था, या उनके हस्बैंड्स को अच्छा नहीं समझा जाता था, या उनके माँ बाप को अच्छा नहीं समझा जाता था जिनकी बच्चियां काम करती थीं, वो परसेप्शन, वो जो रियलिटी थी, क्या वो डिस्टॉर्ट होके आज की नई रियलिटी मीडिया ने नहीं बनाई? तो क्या ये गैस लाइटिंग नहीं है? देखिए, ये मेरी और आपकी रियलिटी की बात नहीं हो रही, मैं एक डिवाइन रियलिटी की बात कर रहा हूँ। क्या ये मुआशरे की वैल्यूज़ वही हैं जो आज से 30 साल पहले थी? किसी ने तो डिस्टॉर्ट किए हैं। चलें, हम मीडिया को नहीं कहते, हम क्यूमुलेटिव जिम्मेदारी लेते हैं। लोगों ने मिल के, माफिया ने मिल के आप लोगों की डिस्टॉर्ट की है परसेप्शन ऑफ रियलिटी को। ये गैस लाइटिंग पूरी, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 1944 के बाद इस पूरे के पूरे, ये पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई है वो हो ही नहीं सकती थी फैमिली सिस्टम को तोड़े बगैर। इतनी ज़्यादा कंज्यूमरिज्म का कल्चर हो ही नहीं सकता था। लोगों की परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो थी, घर के बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट था, बीवी के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत अपनी जिम्मेदारी समझते थे। हस्बैंड अपनी बीवी का बीवी को खुश रखना, बीवी को खर्चा देना अपनी जिम्मेदारी समझता था। घरों में प्यार मोहब्बत था। बीवी बच्चों की तरबियत अपनी जिम्मेदारी समझती थी। बीवी खावंद के मिल के एक फैमिली को नर्चर करते थे। हैं, उनकी जायदाद जौन सी है वो ये सोचते थे हम हैं, ये हम हैं। कभी मैंने नहीं सुना था बीवी के अलहदा अकाउंट्स हैं तो आदमी के जनाब प्राइवेट चीज़ें हैं, फ़ोन हमारे अलहदा हैं, अब हम एक दूसरे की जनाब चीज़ों को प्राइवेसी में हम एक दूसरे के फ़ोन को नहीं देख सकते। ऐसा कभी था? भैया, आपने एक ज़िंदगी, आपकी मियाँ बीवी हैं, अल्लाह ताला ने तो उस मियाँ बीवी के दरमियान कोई सारे के सारे राजों को ख़त्म कर दिया, एक ऐसा रिश्ता बना दिया कि आप दो से एक हो गए आप। तो ये एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी, प्राइवेट लाइफ आफ्टर मैरिज की किसने दिया है आपको कॉन्सेप्ट? सहेलियां बनाई हैं या उसने, उसके जनाब आगे से जानने वाले हैं, और तो ये परसेप्शन ऑफ रियलिटी किसने दिया है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो आपको नज़र आएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 60-70 ईयर्स ये पूरा एक बाप है। मुझे याद पड़ता है, मैंने कई दफ़ा शेयर भी किया, हम छोटे होते थे, अब्बू का बड़ा खौफ था, और जनाब कभी अब्बू कान भी पकड़ के मरोड़ देते थे, और हमें ये कहा गया था कि बेटा रात के बाद मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जाना। आप मुझे ये बताइए, आज के दौर में नई नस्ल के ये जो डिवाइन ट्रूथ था कि रातों को बाहर नहीं जाते, जानवरों का टाइम है, ये परसेप्शन किसने चेंज की है? किसी ने तो की है। मैं तो ये कह रहा हूँ, छोड़े मेरी और अपनी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को। मैं किसी कल्चर से आया, आप किसी और कल्चर से आए, वो वेस्ट में बैठे हैं, उनकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी फ़र्क होगी। और भाई, अपनी 16वीं सदी की खातून को देखो, उनकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी क्या थी। आपकी ख़वातीनें कैसे, वेस्ट की खातून भी 16वीं 17वीं 18वीं सदी तक कैसे अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डाले रखती थी, वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी किसने डिस्टॉर्ट करके नई वेस्ट की औरत को वो बनाया? ये किसने डिस्टॉर्ट किया? तो ये गैस लाइटिंग नहीं है? तो वो गैस लाइटिंग जो उनके मकसद पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया में की, वो सही है। लेकिन अगर एक बाप अपनी औलाद को ये कहता है, बेटा तुम सर पे कपड़ा नहीं रख रही, या तुमने जनाब कवर नहीं किया, बेटे को वो कहता है तुम छोड़ दो गर्लफ्रेंडों को, बेटा ये दुनिया गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, तो आप ये कहते हैं कि जी ये बाप जौन सा ये गैस लाइटिंग कर रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों की जो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी है उसको सच करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहा है डिवाइन लॉस के मुताबिक। तो वो पागल है, वो गैस लाइटिंग कर रहा है। क्या हो गया हम लोगों को? क्योंकि हम इतने मजबूर मुसलमान हो चुके हैं कि हम अपनी अकल भी हमने इस्तेमाल करना छोड़ दी है कि हम कौन से कॉन्सेप्ट, वो आज़ादी का कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है आपको? अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको उस लेवल की आज़ादी दी है कि दो आदमी दो औरतें शादियां कर दें जो वेस्ट ने दी हैं। वो गैस लाइटिंग नहीं थी कि डिस्टॉर्ट कैसे किए परसेप्शन ऑफ रियलिटी को, कैसे डेफिनेशन चेंज की गई है, इवन के जो आपकी डिक्शनरी के अंदर मायने चेंज कर दिए हैं। किसी ज़माने में आज से 20-30 साल पहले तक डिक्शनरी में ये लिखा होता था मैरिज इज़ अ यूनियन, इज़ अ डिवाइन यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन।
और आप चेंज कर दी कि उस डेफिनेशन को। क्या ये डिस्टॉर्शन नहीं है परसेप्शन ऑफ रियलिटी? मियां बीवी एक जैसे दोनों को लगा कर रख दिया, दोनों काम कर रहे हैं गधों की तरह और घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये डिस्टॉर्शन नहीं है परसेप्शन ऑफ रियलिटी की? औरत को तो अल्लाह ने क्वीन बनाया था, उसकी तो जिम्मेदारी आदमी को दी थी कि वो घर में बैठ के याशी करेगी। घर में चादर और चार दीवारी में औरत जौन सी है वो कितनी सेफ थी, कितनी प्रोटेक्टेड थी, और एक गधा सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। उस परसेप्शन ऑफ रियलिटी को आपने चेंज करके उसको कहा तुम कैद में हो, और आपने उसको ये साबित किया कि जनाब ये घर में ये कैद है, चादर और चार दीवारी की धज्जियां उड़ा के आपने रख दी। क्या ये डिस्टॉर्शन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ये गैस लाइटिंग नहीं है? आपके सियासतदानों ने जो हरकतें की हैं, आपके मुल्क की हालत क्या है? हर बंदा आपको जनाब लारे देता है, हर हुकूमत आ गया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। कोई आपको सच नहीं बताता कि इस मुल्क के हालात क्या हैं। क्या ये परसेप्शन ऑफ रियलिटी जौन सी है, ये लोगों की आपकी डिस्टॉर्शन नहीं होती? क्या ये गैस लाइटिंग नहीं है? मैं अगर अपनी बीवी से ये कहता हूँ सर पे चादर ले लो, मैं अगर उसको कहता हूँ कि जनाब रात को अगर बाहर ना जाओ, तो आप उसको ये कहें कि जनाब नहीं, ये तो जनाब तो ये कौन सी रियलिटी की आप बात कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मेरा दीन ये कह रहा है, और आप कह रहे हैं दुनिया ये कह रही है, तो फिर आपका सोर्स क्या है, मेरा सोर्स क्या है? तो ये तो ऐसी बात ही होगी, आप जो मानना चाहते हैं वो माने। जो अगर मैंने ऐसी कोई बात कह दी जो आपके बिलीफ से अगेंस्ट है, तो मैं गैस लाइटिंग कर रहा हूं, क्योंकि आपने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है आज़ादी का कि हर शख्स की मर्जी कि एक बाप मुंह झुका के खड़ा रहे, उसकी बीवी या बच्चा, उसका बेटा आके ये अनाउंस करे अब्बू मैं जनाब लड़की से शादी नहीं कर रहा, मैं लड़के के साथ रहना चाहता हूं, तो अब्बू सर झुका के बैठे, क्योंकि अगर अब्बू ने ये कहना शुरू किया कि दिस इज रॉन्ग, तो आप उसको कहेंगे अब्बू इज गैस लाइटिंग। ओह अस्तगफार, क्या हो गया माशरे को? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू सो मच कि आपने सवाल मुझसे पूछे। मुस्नद अहमद की हदीस है 13,298। रसूल पाक अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दज्जाल के आने से पहले के साल बहुत ही ज़्यादा झूठ के साल होंगे, जिसमें जो सच्चे लोग हैं उनको झूठा कहा जाएगा, और जो झूठे होंगे उनको बिलीव किया जाएगा। जो लोग अमीन होंगे उनको ख़यानतदार समझा जाएगा, और जो ख़यानतदार हैं उनको अमानतें सौंपी जाएंगी, और जो बिल्कुल मुआशरे के ठुकराए हुए डिसग्रेसफुल किस्म के ज़िल्लत अमेज़ लोग हैं वो बोलना शुरू कर देंगे। और पूछा गया ये कौन से लोग हैं जो ज़िल्लत अमेज़ हैं, तो आगे से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो चलाक लोग हैं, मक्कार लोग हैं, जो लोगों के कॉमन इश्यूज़ के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। अब ये आपके सामने ये कौन लोग हैं जो गैस लाइटिंग के बारे में, कौन लोग हैं जो नार्सिसिज्म के बारे में इश्यूज उठा रहे हैं, कौन लोग हैं जो फजूल किस्म की कल्चर को देखे बगैर और जनाब वो एक तहजीब को इस तहजीब के ऊपर लागू करना चाहते हैं, जो कि इस खित्ते की तहजीब नहीं है, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप अपने घर के अंदर अपनी औलाद को पैदा करके भी आप उन्हें अगर उनकी सलाह ही नहीं कर सकते, तो फिर आप फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे आप ये बताइए। फिर एक फैमिली मेंबर में और एक सड़क पे चलते हुए एक्वेंटेंस में क्या फ़र्क है? आप किसी की सलाह ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सलाह करने की कोशिश की तो आपको कहा जाएगा ओह योर फादर इज गैस लाइटिंग यू, ओ माई गॉड, सेल्फ पिटी उस पर डाल दिया जाएगा। उस बच्ची को ये कहा जाएगा, उस बच्चे को ये कहा जाएगा तुम बहुत मजलूम हो, उस बीवी को कहा जाएगा तुम बहुत मजलूम हो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा जनाब दादा बहुत ही गैस लाइटर है, ये कल्चर, बस भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इशू। तो हमने क्या अचीव किया? तो मुझे हैरानगी होती है कि अगर यही सब कुछ था तो सूरत आल इमरान में 104 नंबर आयत, और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, यही लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं। तो फिर ये सारे नाउज़ुबिल्लाह ये सारे लोग तो गैस लाइटर हो गए फिर, कि जो आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या किया था? मक्का में रहने वाले लोगों की परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो कि 360 बुतों को पूजते थे, आपने उनकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को चेंज किया। दुनिया के जो अच्छे लीडर हैं वो क्या करते हैं?
वो लोगों को परसेप्शन, नेल्सन मंडेला ने क्या किया है, वो गैस लाइटर था, ही चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल व्हाट फ्रीडम इज। एक उस्ताद का क्या काम है कि आपके गलत बिलीफ्स को ठीक करे, तो क्या वो उस्ताद गैस लाइटर है? तो अगर वो गैस लाइटर नहीं है, नौजुबिल्लाह पैगंबर गैस लाइटर नहीं थे, तो ये घरों के अंदर ये हस्बैंड और ये बापों के बेचारों के ऊपर क्यों ये गैस लाइटर का आपने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया? सूरह तौबा की आयत नंबर 71, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पे खुदा रहम करेगा, बेशक खुदा गालिब और हिकमत वाला है। दीन का हिस्सा है अच्छे काम करने को कहना, बुरी बातों से मना करना। बुरी बातें से आप, बुरी बात कौन कर रहा है? बुरी बात वो कर रहा है जो बुरी बात को अच्छा समझता है, जिसकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी राइट है कि यार ये सही में काम कर रहा हूँ। उसको बताया गया है कि मुआशरा क्या है और मोमिन कौन है कि उस परसेप्शन, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी को ठीक करेंगे। ये मोमिन की निशानी है। हजरत लुकमान अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं? बेटा, नमाज की पाबंदी रखना, अच्छे कामों का करने का लोगों को अमर करना और बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुम पे वाक़या हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। ये नसीहत की जा रही है कि जनाब लोगों की डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी को ठीक करते रहना। सारे पैगंबरों ने क्या किया? यही तो किया। नाउज़ुबिल्लाह, कम से कम सोच तो लें कि ये पीछे कहाँ तक जाएगी बात, कि आप ये बात, ये जुमला लेके ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ किस्म के। आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं जनाब, ऑनलाइन गोरों के कोचेस जौन से हैं और वो मेंटोर्स बने हुए हैं, और साइकोथेरेपिस्ट और फैमिली थेरेपिस्टों के थ्रू जनाब उनकी दुकानें चमका रहे हैं, उनसे काउंसलिंग। और उनको क्या पता तुम्हारे कल्चर का, तुम्हारे दीन का, तुम्हारे अहकामात का? वो तो उसके गुलाम हैं जो उनको पढ़ाया गया है। उनको तो यूज़ किया गया है इस मुआशरे का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो खुदा के वास्ते इस इस्लाम को, इस मुल्क को, इस कल्चर को, अपने घरों को बचाइए, इस बीमारी, इस फितने से बचाइए। ये जो फितना है कि हर शख्स को आपने सच्चे को झूठा कह दिया, झूठे को आपने सच्चा कह दिया। वो बेचारे जो सच बोलने वाले हैं वो खुदे लाइन बैठे हैं, वो डरते हैं कोई बात कह देंगे पीछे पूरी दुनिया पड़ जाती है उनकी। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है, आपने फरमाया कि जो एक बुराई को देखे तो उसको अपने हाथों से बदलना चाहिए, और अगर वो ये काम ना कर सके अपने हाथों से बदल के, सख्ती से ना रोक सके, तो उसको ज़बान से रोकना चाहिए। और अगर वो ज़बान से भी ना रोक सके तो कम से कम उसको दिल से बुरा ज़रूर कहना चाहिए, और ये ईमान की सबसे कमज़ोर हालत होगी। तो भाई सेंटर की हालत भी ये कहती है कि कम से कम अपनी ज़बान से तो इसको रोक लो, किसी की डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी को ठीक तो कर दो। ये तो एक ऑब्लिगेशन दे। तो अब आप सोचें कैसे दीन का बेड़ा गर्क किया गया है और कैसे लोगों को दीन से दूर किया गया है पूरी दुनिया में। और हम कितने बेवकूफ़ हैं कि हमने डिवाइन ट्रुथ को छोड़ के मैन मेड ट्रुथ पे यकीन करना शुरू कर दिया। और नहीं, फलाना साइकोलॉजिस्ट ये कहता है, फलाना इकोनॉमिस्ट ये कहता है, फलाना जनाब लीडर ये कहता है, गुरु ये कहता है। तो भाई तो फिर यही है जो मास्टर जो बना है, तो फिर भुगते जो हुआ है। जो कोई चीज़ ऐसे तो होती नहीं। अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम की हालत ऐसे ही बदल दे जब तक कि पहले उसने खुद कुछ ऐसा ना किया हो जिससे ये मुमकिन हुआ हो। इस मुसलमान उम्मत की हालत कहाँ से उठी, कहाँ पीक पे गई और कहाँ पे इस वक्त ये बर्बादियों और ज़िल्लतों की पस्तियों में गिरे हुए हैं, इसी वजह से इन्होंने खुद कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो। इसलिए कि इन्होंने अपने दीन के साथ मजाक किया है। इन्होंने अपने दीन को छोड़ के उन लोगों की बातें सुनी जिनका तो एजेंडा ही है कि सारे का सारा वेस्टर्न कल्चर जौन सा है वो आपके कल्चर के ऊपर लागू कर दिया जाए, एक ग्लोबल दुनिया बना दी जाए, दुनिया में ग्लोबल कल्चर हो जाए। आपके हांडी के अंदर बरकत थी तो उन्होंने आपको बर्गरों में डाल दिया कि इकट्ठे बैठ के खा भी ना लें ये, और उसको आज़ादी का नाम दिया गया।
अगर आज बाप ये कहता है कि खुदा के वास्ते और मैं घर के अड्डू भाई इकट्ठे बैठ के खाना, बेटी कहती है नहीं मेरा तो टाइम नहीं है, मैं तो जनाब पिज़्ज़ा खाऊंगी, बेटा कहता है जी मैं तो बर्गर ऑर्डर कर रहा हूँ, बीवी कहती है मैं तो चावल खा रही हूँ जनाब, मैं चाइनीज़ मंगवा लिया है, तो बेचारा कल्ला बह के रोटी दाल खा रहा होता है। ये मुआशरा है आपके ख्याल में? इस दिस द मुआशरा जिसको फैमिली कहते हैं? ये फैमिली होती है? वेस्ट की तो ऐसी फैमिली है। तो उन लोगों की हम सुन रहे हैं जिन्होंने अपने साथ ये किया, हमारे साथ भी ये सलूक करेंगे, जहां पे बेटा बाप को पुलिस बुलवा लेता है कि जनाब इसने मुझे इमोशनल अब्यूज़ किया, इसलिए कि वो बाप के साथ बदतमीजी कर रहा था, बाप की बात नहीं कर रहा था, बाप ने उसको कमरे में लॉक किया तो जनाब पुलिस आ जाती है। तो बाप कैसे इस्लाह करे? कभी बीवी पुलिस बुला लेती है क्योंकि जनाब ये सख्ती कर रहा है। तो अगर यासी आज़ादी है तो मेरा सवाल ये है, तो फिर सही है उन्होंने ये सारा कुछ इसलिए किया है कि जब ये सारा कुछ टूट जाएगा तो फिर एक शादी का नया कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि आप साल इसके साथ रहें, 2 साल उसके साथ रहें, 3 साल उसके, फिर फैमिली शुमली कुछ नहीं है क्योंकि आप अपने बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते। तो फिर आपके साथ ना वो जो बाहर के जो बच्चे होंगे जो आप ले लू के पाल लेंगे या करवा लेंगे जनाब आर्टिफिशियली, उनके साथ आपकी भी कोई अटैचमेंट नहीं है, बस ऐसे ही रखे हुए हैं आपने। फैमिली बिल्ड तो होगी नहीं। फैमिली बिल्ड तो ऐसे की जाती है जब सारी फैमिली हम आहंग हो जाती है, जब सारी फैमिली के एक बिलीव्स आ जाते हैं, जब सारी फैमिली में आप लड़ना छोड़ देते हैं, सब एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, तो घर जो होता है उसमें रहमतें आती हैं, उसमें बरकतें आती हैं, उसमें मोहब्बतें आती हैं, उसमें फिर एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड होता है, फिर आप एक दूसरे को दुआएं देते हैं, फिर आप एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं कि हाँ मैं ऐसा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बना दिया, मेरी बीवी ने मुझे ऐसा बना दिया, हम ऐसे थे, हमारा ये हमने फैमिली इकट्ठी बिल्ड की है, हमारे बच्चों की ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन आजकल के घरों में आपको जनाब बच्चों के घरों के अंदर भी वैल्यूज़ टूटी नज़र आती हैं, इसलिए कि बीवी और मियाँ का किबला शादी के 20-30 साल में एक नहीं हो पाता। सारी ज़िंदगी वो साथ रहते हैं 2 डिफरेंट बिलीफ पे। अगर वो कुछ कहने की कोशिश करे तो ये कहा जाता है बड़ा सख्त है जी, तेरा तो मियाँ बड़ा सख्त है, बड़ी सख्ती करता है जी। क्यों सख्ती करता है? इसलिए कि वो तुम्हारे डिस्टॉर्टेड बिलीफ को ठीक करने की कोशिश करता है, इसलिए वो गैस लाइटर है। तो बेचारा चुप हो जाता है, एस्केप पे चला जाता है, चिल्ले पे चला जाएगा, दाढ़ी रख के मसीते बैठा रहा करेगा, बीवी जरिए कॉफ़ी मॉर्निंग बैठ जाएगी, जाके ही करेगा ना, और क्या करेगा? तो घर तो फिर घर ना रहा। तो खुदाया ये आप इन बातों को सोचिए कि ये हमने किया क्या। मैंने अपने कैरियर में 30-35 साल का मेरा करियर है काउंसलिंग मेंटरिंग का, रिलेशनशिप में भी, हेल्थ में भी, सक्सेस में भी, कैरियर में भी काउंसलिंग करने का। मैंने जो देखा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, ये मैं आपको सच बताने लगा हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके। मोस्ट ऑफ द टाइम होता पता क्या है, आपके पास क्लाइंट आता है, पैसे आपको आपका क्लाइंट दे रहा है, और 90% केसेस में दोनों जो पार्टीज होती हैं कभी सामने नहीं बैठती। बीवी शिकायत लेके आई मेरा हस्बैंड ऐसा है, उसकी बात में पता नहीं कितनी सच्चाई है। उसको आप कहें अच्छा बीवी आप मियाँ को भी बुला, नहीं वो तो नहीं आते जी, हो भी सकता है ना आता हो। अब इसका मतलब ये है कि काउंसलर के पास आधा सच है। मेजॉरिटी अगर आप 2, 3, 4 सेशंस हो जाए ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो पहले केस में पहली मीटिंग में जो विक्टिम आया है ना आपके पास, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो बीवी हो, मेरे करियर में 80% से ज़्यादा केसेस के अंदर जो पहला आपका क्लाइंट है ना, अक्सर औकात इशू उसी में होता है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो होता ये है कि जब वो उसकी आप बात सुनते हैं ना, 1-2 मीटिंग हो जाती है, वो तो जो आपको एज अ विक्टिम फर्स्ट टाइम आता है, तो 1-2 मीटिंग में आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि जो विक्टिम है एक्चुअली इसके अंदर खुद इश्यूज़ हैं। मसलन अक्सर औकात अगर ये एक पार्टी है, एक स्पाउस है, ये कह रहा है कि जी मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ नार्सिसिज्म है करती या गैस लाइटिंग करती है, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर खुद इशू है। और इशू क्या है? इशू हो सकता है कि ये हो, अगर सेवरल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। मतलब कई पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो कि फीडबैक नहीं ले सकती नेगेटिव,
अब एक औरत है जो फीडबैक नहीं ले सकती, उसका हस्बैंड उसको फीडबैक दे देता है कि ये तो ठीक नहीं है। अब उससे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि उसको बता दिया जाए कि ये तो ठीक नहीं है। या किसी को, जो एक हस्बैंड है, उसकी बीवी उसको कह देती है नहीं आपको ये करना चाहिए, उसकी सेल्फ इस्टीम इतनी कम है कि वो कहता है कि हाय मेरी बीवी ने मुझे कह दिया, मैं इस काबिल ही नहीं, मुझे सीखना चाहिए, वो उसको बुरा मान जाता है। या कई दफ़ा ये नज़र आता है कि जो आपको शिकायत लगा रहा है कि जी ये दूसरा बंदा गैस लाइटिंग कर रहा है उसके साथ, उसके अंदर अपना खुद उसको इशू है, उसकी पर्सनैलिटी में डिसरिगार्ड है अथॉरिटी का। कि पता चलता है कि उसका जनाब आज से 20 साल पहले टीचर के साथ भी यही मसला था कि जब टीचर से कुछ समझाते थे वो टीचर को छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, फिर जनाब किसी और जगह गए तो वो कुछ हो गया, तो वो बात कहीं से कहीं पीछे तक निकल पड़ती है कि भाई ये उस वक्त टीचर भी, क्योंकि उसका इशू ये है कि उसको डिसरिगार्ड है अथॉरिटी का, वो अथॉरिटी की बात सुनना नहीं चाहती है, सुनना नहीं चाहता। तो वो किसी तरह की भी अथॉरिटी कहीं भी आप रिकॉर्ड में आना शुरू हो जाए, आपको लगेगा कि अक्सर औक़ात वो चीज़ें जॉब पे भी, मेरे पे केस आया, खातून आ रही है हस्बैंड के बारे में गैस लाइटिंग की शिकायत लेके, तो पता चला, मैंने पूछा था आप क्या कर रही थी, मैं 5 साल से तो मैं अब हाउस वाइफ ही हूँ। मैं कहा पिछली जॉब पे क्यों छोड़ दी थी? वो जी वो भी एक कहानी है। क्या हुआ जी? कहानी का जी वो मेरा हस्बैंड है ना, बस वो सारा दिन यही कहता रहा था ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा, दिल में सोचा अल्लाह अकबर, क्योंकि जवाब यही मौजूद है कि वो उस वक्त तो आप हस्बैंड, उस वक्त तो हस्बैंड नहीं था ना, उस वक्त तो आपका बॉस था। आपको अपने बॉस है भाई, ही इज योर बॉस, उसकी फैक्ट्री है, उसकी वो, उसको एक अल्लाह की तरफ से एक रोल मिला हुआ है, उसका काम है अपनी टीम को लेकर चलना। अगर वो आपको नहीं बताएगा ये गलत है ये सही है, तो फिर कौन बताएगा भाई? उसके पास लाइसेंस है। आपको वो बातें बुरी लगी तो आपने उसको छोड़ दिया, अब वही बातें आपका हस्बैंड कह रहा है तो आपको बुरी लग रही है। तो इस तरह कहीं ना कहीं आपको लिंक नज़र आ जाता है। तो ये अक्सर औक़ात आपको नज़र आता है कि कुछ लोगों के मिसबिलीफ होते हैं, बचपन में चाइल्डहुड की बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, मिसट्रस्ट डेवलप हुआ होता है, बच्चे मिस अब्यूज़ हुए होते हैं किसी ऐसे अथॉरिटी फिगर पे, फैमिली के अंदर कोई ऐसा शख्स जो ट्रस्ट वर्दी होता है, उन्होंने उसका ट्रस्ट ब्रीच किया होता है, ब्रेक किया होता है, उस्ताद ने कुछ ऐसी गलत हरकत की होती है जिसकी वजह से वो अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करना शुरू कर देते हैं। अब वही बिहेवियर आगे आके शादियों में बाद फिर पता चलता है कि यार वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव हो जाते हैं कि कोई उन्हें बताए कि ये ठीक नहीं है वो या ये गलत है, तो वो डिसरिगार्ड अथॉरिटी में की तरफ से आ जाता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी लोगों में होती है कि जी वो इमोशनली इतने स्टेबल ही नहीं। अब ये सारे फैमिली पर्सनैलिटी के डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स है। एक बंदा आपको आके बता रहा है कि जनाब उसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन अक्सर का आपको नज़र आता है कि जो ये बताने वाला है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इसकी अपनी लो सेल्फ स्टीम है, इसमें ट्रस्ट का इशू है, इसकी अपनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, इसको डिसरिगार्ड अथॉरिटी के साथ शुरू से इशू आ रहे हैं। तो भाई इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर मसला क्या पड़ता है? एज अ काउंसलर आप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपका क्लाइंट ये है। अब आप इसको ये नहीं कह सकते, और ये सब लोगों का बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल डायलेमा होता है कि जी मैं बैठा हूँ, मेरी फीस ये दे रही है या दे रहा है और मुझे इसी में इशू नज़र आ रहा है। मेरे अपने करियर के अंदर कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट के करियर के अंदर, जिसने मुझे बहुत फ़ायदा भी दिया और बहुत नुकसान भी दिया, कि मेरे पास प्रोफेशनल एथिक्स का डायलेमा आ गया। वो कैसे आ गया कि जिस क्लाइंट ने मुझे हायर किया है कि जी मैंने अदारे में चेंज मैनेजमेंट करनी है या मैंने रीस्ट्रक्चरिंग करनी है या बहुत मेगा कोई चेंज का इनिशिएटिव करना है या कोई मैन पावर प्लानिंग करनी है या कोई डाउन साइजिंग रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो उसी क्लाइंट ने मुझे हायर किया। और जब रैशनल एनालिसिस के बाद जब सब कुछ प्लान बना तो पता चला कि जिसने हायर किया है उसी को ही नौकरी जा रही है। तो ये वो पॉइंट होता है जिसमें अक्सर औक़ात कंसल्टेंट हों या मेंटोर हों या थेरेपिस्ट हों, बेचारे फंस जाते हैं और वो क्लाइंट को मेंटेन रखने के लिए प्रोफेशनल एथिक्स को गला काट देते हैं और उसको अपने
माई बाप को बचा लेते हैं। मेरे से ये नहीं हो पाया ज़िंदगी के अंदर। जब भी ऐसा प्रोफेशनल डिलेमा आया है, मैंने वो किया जो सही था, सच था। उससे मुझे बहुत नुकसान हुए और कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसे फ़ायदे भी हुए कि कई ऐसे मुझे प्रोजेक्ट्स भी मिले, बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स मिले, इसी वजह से मिले कि इसने किसी की सुननी नहीं है। और वो 4 5 6 ही मिले ज़िंदगी में, लेकिन वो सारी ज़िंदगी की कमाई के लिए काफ़ी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क तो देना है ना, तो सच है। तो इसी तरीके से थेरेपी में भी, काउंसलिंग में भी ऐसा हो जाता है कि इस मौके पे आके जब आपने किसी को फीस रखी दी हुई है, वो उसको नज़र भी अगर आ जाए ना कि आप में इशू है, वो ये नहीं कहे, वो मजबूर है कि वो आपके हस्बैंड को या आपकी बीवी को ही बुरा कहता रहे और उसी को पागल बना दे, चाहे आपकी जन्नत में जाए, शादी टूटती है टूट जाए, वो आपको जनाब प्रोटेक्ट करता रहेगा। ये झूठ है, ये बददियानती है, ये प्रोफेशनल एथिक्स ही नहीं है। लेकिन क्या करें, ये मुआशरा आज ऐसे ही है कि आप उसको ये कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपका क्लाइंट टूट जाएगा। आपने इसके 6 सेशन करने, आपने इससे पैसे लेने हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मोहतरमा या सर जनाब अली आपका इशू है, आपकी बेगम का इशू नज़र नहीं मुझे आ रहा। तो ये इस पे बड़े बड़े लोग जो उनसे ना फेल हो जाते हैं इस टेस्ट में। ये लिटमस टेस्ट है कि आप अल्लाह के बंदे हैं या आप लोगों के जनाब आप शिर्क का, ये शिर्क किसी को तो कहते हैं कि आपको इससे डर रहा है कि लोग आपका रिस्क जो है वो अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह डिवाइन ट्रुथ को फॉलो करेंगे, सच को फॉलो करेंगे तो आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने अपने करियर के अंदर, मैंने इसलिए कहा मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सच्ची बात है, कड़वी बातें हैं। कभी इस पर मैं इंशाल्लाह किताब लिखूंगा कि मेरे प्रोफेशन के अंदर मैंने क्या कुछ देखा है और क्या डायलेमास होते हैं। सो अब ये सारा कुछ मैंने कहने के बाद अब आपको ये कह रहा हूँ कि नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुली, कि किसी शख्स को आप गैस लाइटिंग कल्चर में लोगों को एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लोगों को मना करें। कोई अगर आपके पास क्लाइंट आ भी जाता है, कोई आपको लगता भी है, खुदाया ये टर्मिनोलॉजी को रिजेक्ट करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें। क्योंकि सूरत हुजरात में अल्लाह कहते हैं ना, अहले ईमान बहुत गुमान करने से इतराज़ करो, क्योंकि बहुत से गुमान ऐसे हैं जो खुद गुनाह हैं। ये गुमान कर लेना, आप किसी चीज़ का गुमान कर लें तो फिर जब आपने गुमान कर ही लिया है कि ये बंदा ये है, तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो मिल ही जाएगी इसको साबित करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर आप ये बेसिक गाइडलाइन समझ लें और उसका जो लिटमस टेस्ट है वो उसको करने की कोशिश करें, तो वो आप, मेरा ख्याल है कि यार सारे लोग ठीक हैं और लोगों को सच कहने की कोशिश बताएं। जो आपको कह रहा है कि नहीं मुझे लगता है मेरी बीवी या मेरे हस्बैंड या मेरे वाले साहब या मेरा बॉस जनाब उसको वो गैस लाइटिंग कर रहा है, तो उसको सबसे पहले ये रोकें, उसे कहें व्हाट मेक्स यू थिंक, आप मुझे बताएं, उसको करेक्ट करें। आप उसको पूरी इतनी ज़्यादा नॉलेज आप में होना चाहिए कि आप उसको करेक्ट कर सकें, सही सवाल पूछ सकें कि नहीं मुझे तो नहीं लगता कि गैस लाइटिंग अच्छा, अगर ये गलत है आपने किया कि नहीं किया। कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसमें इतनी हौसला हो कि वो आपसे कहे कि ओके फाइन, इफ़ ही आस्क्ड यू टू मेंड दिस बट डोंट यू थिंक दिस इज़ राइट, तुम्हारे में वाकई ये बात तो है, लेकिन कोई नहीं कहता उस वक्त क्योंकि वो क्लाइंट है, वो गलत बात कह रही है, ये कह रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं रोकेगा। तो आपको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये आप पे जिम्मेदारी है मुआशरों को बचाने के लिए कि आप उसको कहें कि बट मैम या सर दिस इज यू नो, इसमें ऐसी क्या बात है कि तुम्हारी बीवी ने ये कह दिया है या तुम्हारे हस्बैंड ने ये कह दिया है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। हाँ, अगर ये हो सकता है कि मे बी उसने गलत तरीके से कह दिया, गलत टाइमिंग पे कह दिया, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर गलत तरीके से कहा गया है वो तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आप ये कह दें कि जी आपने ये कहते हैं ना एक बंदे को ये आप डिक्लेयर कर दें इसको कैंसर है अब आप मुझे बताएं क्या होगा। आपने डिक्लेयर कर दिया इसको कैंसर है, अब कैंसर है तो अब कैंसर हॉस्पिटल में जाएगा ना, अब कैंसर के ट्रीटमेंट ही होगा ना उसका। तो ये जो डायग्नोस्टिक की स्टेज है ना, इसमें ब्लंडर होते हैं। खुदाया ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। कहते हैं ना, मैं 70-80% मुझे पता भी होना ये शख्स पागल है, तो मैं हर पॉइंट यूज़ करता हूँ दिमाग पे जोर डाल डाल के ये साबित करने के लिए कि ये पागल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ हाउ आई हेल्प माई क्लाइंट्स।
कि मैं उसमें से वो चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ कि इसको ये कहा जा रहा है, अगर ये पागल हो तो फिर इस बात का इसने जवाब क्यों दिया, इसमें हाँ इसमें इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस हुई होगी, कोई इस वजह से हुआ होगा, या उसमें कोई तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। लेबलिंग इतनी जल्दी आसानी से डायग्नोस्टिक नहीं की जाती। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आएंगी, और ये जो जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको दी है, आप इसको यूज़ करें और अल्लाह की मदद के साथ लोगों के घरों को बचाएं, और इसमें पॉजिटिविटी तरीके से लोगों को भी एजुकेट करने की कोशिश करें कि इतनी छोटी छोटी बातों पे ये गैस लाइटिंग तो पूरे माशरे ने की है, पूरे बॉस भी करता है, हर बंदा करता है। जो आपकी अगर परसेप्शन ही आपकी डिस्टॉर्टेड है रियलिटी की, अगर आपके दिमाग में ये फिल्में देख देख के, ड्रामा देख देख के एक हस्बैंड का इमेज ही बना हुआ है कि हस्बैंड जनाब वो रेड कारपेट ट्रीटमेंट होगा और सास ऐसी होगी और ससुर ऐसा होगा, और आपने जनाब रमज़ान ट्रांसमिशन में देख देख के हर चीज़ कश्मीर में या पकवान में अच्छी लगती है, वो जनाब बहू सुबह शहरी बनाती हुई खूब तैयार होके प्लेट घुमाती हुई आएगी, और जनाब सास ससुर बैठे हुए तारीफ़ें कर रहे होंगे और घर ऐसा होगा। अगर यही डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी मीडिया ने बनाई है, और वो उस बेचारी बच्ची के शादी के बाद उसको ससुराल ऐसा नहीं मिलता, और वो कहती है कि जनाब मेरा ससुर गैस लाइटर है, या मेरी सास ऐसी है, या मेरा हस्बैंड ऐसा है, दैट वुड बी रॉन्ग। तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसकी पहले अपनी डिस्टॉर्टेड परसेप्शन रियलिटी को ठीक करें। आई होप कि मैंने आपको ये टॉपिक नेवर एंडिंग है, खुदाया बचा लें, ये जिम्मेदारी को समझें। आजकल बहुत मुश्किल दौर है, और इस दौर में बड़ा अपराइट होके आपको अपने आप को लेके चलना है, अपने आप को भी बचाना है और उन घरों को भी बचाना है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आप पे आ जाए, क्लाइंट आपके सामने आके बैठ जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।